हेलो पीपल, दिस इज़ चैनल सी ए टी वी एंड प्रीवियस 6 क्वेश्चंस जो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में कवर किए थे, उसके बाद हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें 7th क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 211 एस एफ आई ओ के ऊपर है एंड इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके थे, राइट। तो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एस एफ आई ओ के एस्टैब्लिशमेंट पे ना आपको बताने का है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आंसर तो पढ़ ही रहे हैं। तो ब्रीफ में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एसएफआईओ को अपॉइंट करता है, एसएफआईओ को कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड देन एसएफआईओ जो है इन्वेस्टिगेशन करती है कंपनी फ्रॉड्स का। सो एसएफआईओ के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, एसएफआईओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर जो है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी या उसके अबव लेवल के पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। देन एक्सपर्ट होते हैं फॉलोइंग फील्ड के, जो बैंकिंग, कंपनी अफेयर्स, लॉ, आईटी, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट। दो कुछ नए फील्ड है, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट और साइबर फॉरेंसिक, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में। और ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, फॉर इफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। तो ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से है। देखते हैं और आंसर्स में क्या क्या चीज़ें को कवर करके रखा है। तो सेक्शन 211 है ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन से इस्टेब्लिश करा है एन ऑफिस टू बी कॉल्ड एसएफआईओ, जो इन्वेस्टिगेट करती है फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द कंपनी। फिर एसएफआईओ का जो 211 सबसेक्शन 2, SFIO shall be headed by the director, वो तो ठीक है, headed by director, consist such number of expert from the following field, वो जो अभी हमने बात करी थी following field के एक्सपर्ट होते हैं। और ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस। तो IAS मतलब पर्सन हैविंग IAS, इंटीग्रिटी, एबिलिटी और स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें देखी जाती है और उनको अपॉइंट किया जाता है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट, सच अदर फील्ड, ये सब चीज़ें हैं। और सेक्शन 211 में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ, जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसके अबाव का होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर नॉलेज और एक्सपीरियंस हो इन डीलिंग इन द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिनके पास नॉलेज हो एंड एक्सपीरियंस हो, नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस हो एंड डीलिंग विथ मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मैटर रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड्स ही देखती है ना, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में अगर नॉलेज होगा तो उनका डायरेक्टर बनाना समझ में आता है। तो उनके पास नॉलेज हो ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट कर सकती है सच एक्सपर्ट्स एंड अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ एसएफआईओ एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर इफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। इस तरीके से बोला है, ठीक है, कि एसएफआईओ को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी फ्रॉड्स ऑफ द कंपनी, देन डायरेक्टर के थ्रू हेड होगा, नंबर ऑफ एक्सपर्ट होने चाहिए पर्टिकुलर फील्ड के, हैविंग द एबिलिटी, IAS की एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एबिलिटी और स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, ये सब होना चाहिए। और डायरेक्टर एसएफआईओ जॉइंट सेक्रेटरी उसके अबव का होना चाहिए, जो डील करे फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिनका मतलब कि जिनका नॉलेज हो, ठीक है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद दी कॉर्पोरेट अफेयर्स। और फिर जो एक्सपर्ट और अदर ऑफिसर्स है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट तो करेगी ही। अब इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय एसएफआईओ, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय एसएफआईओ, एसएफआईओ कंपनी अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है। तो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज असाइंड टू एसएफआईओ, ठीक है। तो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज असाइंड टू एसएफआईओ, तो कौन कौन से ग्राउंड है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन असाइन होता है टू एसएफआईओ, कौन कौन से ग्राउंड्स पे असाइन होता है एसएफआईओ को। तो जो ये ग्राउंड्स है वो जो है सेक्शन 210 के अंदर जो अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि जब रिपोर्ट आती है इंस्पेक्टर की या रजिस्ट्रार की, या जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, और फिर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका ओपिनियन, इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो यही सब चीज़ें इधर बोल के रखी है। तो इसमें एक नया ग्राउंड और ऐड हो जाएगा, इसको अपन आंसर के साथ ही पढ़ते हैं। तो सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड डेट विदाउट प्रिजुडाइज टू द सेक्शन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 210, जो लिखा हुआ है सेक्शन 210 में, हम उसको अफेक्ट नहीं कर रहे, विदाउट प्रिजुडाइज टू द सेक्शन 210
where the central government is of opinion that it is necessary to investigate into the affairs of a company. जरूरी है इन्वेस्टिगेट करना अफेयर्स का, कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, ठीक है। अभी जो ओपिनियन क्रिएट हुआ है, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय एसएफआईओ, कि यार एसएफआईओ के थ्रू करवाना तो पड़ेगा, सीरियस फ्रॉड हो रहे हैं। अभी जो ओपिनियन है वो कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट, या तो रिपोर्ट रिसिप्ट हुई रजिस्ट्रार से, इंस्पेक्टर से, ऑन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, या तो जो है इन स्पेशल रिजोल्यूशन आया हो तो रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी दैट इट्स अफेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इट में बाय ऑर्डर असाइन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द सेड कंपनी, तो इट में बाय ऑर्डर वो ऑर्डर से असाइन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द सेड कंपनी, तो इट में बाय ऑर्डर असाइन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द सेड कंपनी। तो इट में इंपॉर्टेंट क्या है, इट में इसको लग रहा है तो इट में बाय ऑर्डर असाइन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड कंपनी, ठीक। सो अगला क्वेश्चन है मिसेस प्रीति, जो लेडी है अबाउट 32 ईयर्स, ठीक है, तो लेडी है तो ठीक है, आपको इससे रिलेटेड 212 का सेक्शन समझ में आ जाना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा हुआ है। तो मिसेस प्रीति अ लेडी अबाउट 32 ईयर्स एंड एमडी ऑफ मिसेस ग्रोमोर प्लांटेशन हैव बीन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस कवर्ड अंडर 447, तो अरेस्ट हो गई फॉर एन ऑफेंस अंडर 447, ऑफेंस कवर्ड अंडर 447 मतलब कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है, ऑन अ कंप्लेंट मेड टू डायरेक्टर। अब सिंस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेता है जब कंप्लेंट करी हो एसएफआईओ के डायरेक्टर द्वारा और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा। तो इधर क्या बोला है कि प्रीति है, 32 साल की लेडी है, एमडी भी है ग्रोमोर प्लांटेशन की, उसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि फॉर एन ऑफेंस कवर्ड अंडर 447 ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय डायरेक्टर, मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और साथ ही साथ एसएफआईओ के डायरेक्टर ने कंप्लेंट भी कर दी है। Mrs. Preeti seeks your legal advice as to conditions under which she can be released on bail. तो किन किन कंडीशंस पे वो बेल पे रिलीज हो सकती है, एंड द रोल ऑफ स्पेशल कोर्ट इन दिस रिगार्ड, स्पेशल कोर्ट का रोल क्या है और किस किस पॉइंट पे इसको किस किस ग्राउंड पे उसको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है, कंडीशंस ऑन विच अंडर विच शी कैन बी रिलीज। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट अपन प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट जो ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 447 ऑफ दिस एक्ट वो कॉग्निजेबल होते हैं। ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 447, जो ऑफेंस 447 में कवर्ड होते हैं वो तो कॉग्निजेबल होते हैं। और नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सच ऑफेंस शैल बी रिलीज ऑन बेल। अब किसी को भी नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सच ऑफेंस से शैल बी रिलीज ऑन बेल, किसी को भी ऐसे बेल पे रिलीज तो नहीं कर सकते, ना तो बेल पे रिलीज कर सकते हैं या तो बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं, पर अनलेस मतलब इस सिचुएशन में रिलीज कर सकते हैं कब, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है, ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी है टू अपोज द एप्लीकेशन ऑफ रिलीज, कि इसकी रिलीज की एप्लीकेशन है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी कि भाई इसकी रिलीज की एप्लीकेशन है, तेरे को कुछ अपोज करना है तो कर, और वेयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बाकायदा अपोज भी किया, बट जब कोर्ट को लग रहा है कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, कोर्ट को लग रहा है क्या रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि ये कोई गिल्टी नहीं है, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, वो कोई गिल्टी नहीं ऑफ एन ऑफेंस, और ही विल नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, ना तो वो गिल्टी है और ना तो उसको बेल पे छोड़ेंगे तो कोई ऑफेंस करेगा, ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस। तो ऐसे रीजनेबल ग्राउंड उसको अगर मिलते कि ही इज़ नॉट गिल्टी एंड ही विल लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, तो उसको रिलीज कर सकते हैं। हाउएवर अ पर्सन, अब बात आती है कि पर्सन जिसकी एज 16 ईयर है या वुमेन है या सिक या इन्फर्म है, सिक और इन्फर्म है, जैसे केस में उसको रिलीज़ कर सकते हैं बेल पे इफ़ द स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट, अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करे तो इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो अब इधर जो प्रीति थी, इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी तो बात ही नहीं करी, वो तो वुमेन है, अब वुमेन है तो वो तो इधर ही कवर हो गई, ठीक है, तो ठीक है, अब ये इधर ही कवर हो गई, तो अगर स्पेशल कोर्ट को डायरेक्ट करो, स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्ट करेगा तो इसको जो है बेल पे छोड़ा जा सकता है,
स्पेशल कोर्ट शेल नॉट टेक कॉग्निजेंस, सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो स्पेशल कोर्ट को कॉग्निजेंस तो मानना पड़ेगा ना उस ऑफेंस का, तो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं मानेगी अगर कंप्लेंट इनके द्वारा नहीं की गई है तो, मतलब कि अगर इनके द्वारा की गई है तो कॉग्निजेंस माना जाएगा। मीन्स स्पेशल कोर्ट शेल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस रेफर्ड टू इन दिस सबसेक्शन एक्सेप्ट, वो मानेगी ही नहीं, एक्सेप्ट अपॉन कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय या तो SFIO का डायरेक्टर या तो गवर्नमेंट का ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ SFIO या गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑथोराइज जो ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको ऑथोराइज करा गया है जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथोराइज ऑफिसर को, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथोराइज ऑफिसर को ऑथोराइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथोराइज ऑफिसर को ऑथोराइज करा है ऑर्डर से कि भाई तू कंप्लेन कर दे इन राइटिंग। इन द प्रेजेंट केस प्रीति हैज़ बिन अरेस्टेड, और इस क्वेश्चन में SFIO के डायरेक्टर ने कंप्लेंट करी थी तो कॉग्निजेंस तो ले ही लिया है स्पेशल कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करेगी तो प्रीति को रिमूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं बेल पर अगर स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। द शेयर होल्डर ऑफ कुमार लिमिटेड ने पास किया है स्पेशल रिजोल्यूशन दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेट। अब जो शेयर होल्डर है ना कुमार लिमिटेड का, उसने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, देखो 210 की बात आ सकती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कंपनी ने सबमिट करा द स्पेशल रिजोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजंस वेदर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। तो मैं आपको बता दूं कि जब 208 की रिपोर्ट आती है, PSR इसका निमोनिक बनाया है, P से है पब्लिक इंटरेस्ट, S से है स्पेशल रिजोल्यूशन और R से है रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर की रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208। जब रिपोर्ट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन डैट ये इन्वेस्टिगेशन करना ना नेसेसरी है, उसको लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करना नेसेसरी है, तो जब उसको ये जो ओपिनियन क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इट में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है तो भी इट में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि कल को किसी ने ओपिनियन रेज कर दिया, ठीक है, क्या तो कोई सी रिपोर्ट आई सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन रेज हो गया कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है और उसने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। जरूरी नहीं है कि PSR के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर देगी कि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर ही देगी, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, इट मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन into the affairs of a company। तो using of term may make it clear that power of central government to order an investigation is discretionary। बट अगर 213 के अंदर अभी अपन पढ़ेंगे, अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे की जगह वो शैल हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका पूछ रहे, एन्यूमरेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय SFIO, 1 सेकेंड, ओके, तो एन्यूमरेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय SFIO टू अरेस्ट अ पर्सन। अब ये जो बात हुई है अरेस्ट अ पर्सन, टू अरेस्ट अ पर्सन, ये बात तब आती है जब SFIO रिपोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के डायरेक्शन देता है, फिर SFIO का डायरेक्टर अरेस्ट करता है। तो एन्यूमरेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय SFIO टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज़ बीन गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 447। तो वो पर्सन जो है जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है अंडर सेक्शन 447। तो 8, 9, 10 रिलेटेड है, तो जो प्रोसीजर है तो 212, 8, 9, 10 रीड विच कंपनीज जो भी रूल्स है 2017 प्रोवाइड दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इन्होंने प्रोवाइड करे हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, कि आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। ऑफ अ पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 212, वो पर्सन हु हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, पर्सन हु हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 212, तो हु हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 212, तो पर्सन गिल्टी है, उसको अरेस्ट करना है, तो उसकी ये प्रोसीजर है। तो 212(8) इफ़ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर और अबव, ठीक है, 1 मिनट, AD असिस्टेंट डायरेक्टर और अबव, ठीक, तो इट
if any officer not below the rank of assistant director of SFIO authorized in this by the central government by general or special order has on the basis of material in possession he has reason to believe that any person has been guilty of an offence punishable under section referred to in 212(6), he may arrest such person as soon as may be inform him the ground of such arrest. 212(8) ये बोलता है इफ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ SFIO जो ऑथराइज किया है इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर हैज़ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजीशन, उसके पास कोई सा मटेरियल इन पोजीशन है जिससे एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है, रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है और वो रीज़न टू बिलीव को उसने रिकॉर्ड करा है राइटिंग में डेट एनी पर्सन हैज़ बिन गिल्टी, कि वो जो पर्सन है हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 212(6). तो मटेरियल इन पोजीशन से रीज़न टू बिलीव हुआ है, उस रीज़न टू बिलीव को राइटिंग में रिकॉर्ड किया है और पता करा है कि ये पर्सन जो है इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज़ इन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन रेफर टू इन 212(6). ही में अरेस्ट, तो फिर ऐसे केस में अरेस्ट कर देगा, ही में अरेस्ट सच पर्सन एज सुन एज में बी इन्फॉर्म हिम द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, तो उसको अरेस्ट कर देगा इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड, वो बाकायदा उसको ग्राउंड बताए जाएंगे। द ऑफिसर ऑथराइज अंडर सेक्शन 212(8) शैल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट, अब वो अरेस्ट करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉपी, एक ऑर्डर की कॉपी मतलब कि ठीक है उसका एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है, उसने अरेस्ट के ऑर्डर दिए होंगे तो फॉरवर्ड कॉपी ऑफ ऑर्डर अलॉन्ग विद द मटेरियल इन पोजीशन, कि उसके पास जो मटेरियल पोजीशन था उसकी जो ऑर्डर की कॉपी है वो SFIO को फर्निश करेगा। ठीक है, तो क्या है, shall immediately after arrest of the person forward a copy of order along with the material in possession। तो अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी और मटेरियल इन पोजीशन SFIO को देगा इन अ सील्ड एनवलप इन प्रिस्क्राइब SFIO शैल कीप सच ऑर्डर एंड मटेरियल फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब 212(10) ये बोलता है कि एवरी पर्सन हु शैल विद इन 24 आवर्स बी टेकन टू स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में ले जाना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। द पर्सन 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो जो जर्नी का टाइम वो जर्नी का टाइम एक्सक्लूड होता है। तो इस तरीके से हमने जो है ये 212 का सेक्शन देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके अबव, अगर उसके बाद मटेरियल इन पोजीशन है जिससे उसको रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है, उसको उसने राइटिंग में रिकॉर्ड किया है कि पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो अरेस्ट ऑर्डर इशू करके वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सामने वाले को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, साथ ही साथ ऑर्डर की कॉपी प्लस मटेरियल इन पोजीशन SFIO को सबमिट करने पड़ेंगे सील्ड एनवलप में। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में ले जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने 212 का सेक्शन पढ़ा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 11 की बात की, और ये क्वेश्चन नंबर 11 213 से रिलेटेड है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन इधर ट्रिब्यूनल कर रहा है। सम क्रिएटर ऑफ NTY लिमिटेड अप्रोच, इधर क्रिएटर आ गए हैं, ठीक है, आपके पास अप्रोच करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपन 213 का जो ब्रीफ है, जो एक क्रक्स है कि क्या बोलना चाह रहा है वो तो अपन देखेंगे ही, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन का आंसर भी खुद निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सम क्रेडिटर, इधर मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, और 213 में अगर अपन ने बात करी है तो मेंबर भी एलिजिबल मेंबर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके अलावा दूसरे लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं, पर दूसरे लोग जब कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनको एनी ऑफ द कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सम क्रेडिटर ऑफ NTY लिमिटेड अप्रोच यू टू गाइड देम टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, वो आपके पास आए हैं ताकि आप उनको गाइड करो टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग एन ऑर्डर for conducting an investigation into the affairs of the company due to the fact that business of the company is being conducted with intention to defraud its creditor, और due to the fact that जो business है, ठीक है, is conducted, company is conducted with intention to defraud its creditor, referring to the provisions of Companies Act, guide them regarding circumstances under which and how a person not being a member of a company can apply to the tribunal। तो सर्कमस्टेंसेस क्या बताना है कि किसके सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता है। गाइड हिम रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच मेंबर कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल एंड हाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर, द सर्कमस्टेंस अंडर विच आप ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हो, एंड हाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल।
टू सीक एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देखा जाए तो हमको सर्कमस्टेंस बताना है, किस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है, किस केस में हम एप्लीकेशन देते हैं या ट्रिब्यूनल से हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो देखो, अब ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल की जाती है मेंबर द्वारा, जो मेंबर एलिजिबल मेंबर्स है और जो मेंबर एलिजिबल नहीं है, या मतलब सुओ मोटो, और सुओ मोटो खुद भी ट्रिब्यूनल कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई मेंबर के अलावा किसी पर्सन को एप्लीकेशन देनी है तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है। सबसे पहले मेंबर की बात करें तो मेंबर जब एप्लीकेशन देंगे तो एक गुड रीज़न होना चाहिए एप्लीकेशन देने के लिए। एप्लीकेशन देंगे और एविडेंस जो शो करेगा कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है करना, और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, और अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। अब एलिजिबल मेंबर कौन है? कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर या 10% ऑफ वोटिंग पावर, मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर, वो अगर एप्लीकेशन कर दे विच एवर इज लेस, क्योंकि हो सकता है कि 50 मेंबर भी 10% ऑफ वोटिंग पावर हेल्ड करते हो, तो विच एवर इज लेस, तो ऐसे केस में वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग पे तो और अमाउंट पे तो आ नहीं सकते, तो टोटल मेंबर का 1/5। ठीक है, तो वो जो है एप्लीकेशन करते हैं ट्रिब्यूनल को। और एक होता है सुओ मोटो और एक है एनी पर्सन। ठीक है, तो ये 3 लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यही बात करी है कि सर्कमस्टेंसेस इन विच ट्रिब्यूनल में पास ऑर्डर, क्लॉज बी ऑफ 213 प्रोवाइड दैट ट्रिब्यूनल ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय पर्सन, क्योंकि क्लॉज ए मेंबर के लिए है, क्लॉज बी ये बोलता है कि ऑन फाइल ऑफ एन एप्लीकेशन बाय पर्सन जो मेंबर नहीं है, और अदरवाइज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सर्कमस्टेंसेस, अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि देयर आर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अभी सर्कमस्टेंसेस में 4 तरीके के सर्कमस्टेंसेस है, इसने 3 ही बताए हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस है, और इस सर्कमस्टेंसेस में कोई सी भी एक सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करती है तो ठीक है। इफ़ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड, एप्लीकेशन इसलिए करी है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट कर रहा है कि बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, बिजनेस हो रहा है कंपनी का विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर, मेंबर, ठीक है, क्रेडिटर, मेंबर और एनी अदर पर्सन और अदरवाइज। ठीक है, तो कंपनी का जो कंडक्ट हो रहा है वो इंटेंट, उसका इंटेंशन रॉन्ग है, इंटेंशन टू डिफॉल्ट क्रिएटर, मेंबर, अदर पर्सन और अदरवाइज फॉर अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, और इज इन अ मैनर ऑप्रेसिव टू एनी ऑफ द मेंबर, या वो ऑप्रेसिव कंडक्ट हो रहा है टू एनी ऑफ द मेंबर्स, और दैट कंपनी वॉज फॉर्म्ड फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस। तो देखो, बिजनेस टू डिफॉल्ट क्रिएटर, मेंबर, अदर, बिजनेस जो ऑप्रेसिव है टू मेंबर, बिजनेस जो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस से कंडक्ट हो रहा है या फॉर्म हुआ है फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस से। तो जो फॉर्म हुआ है, देखो, एक तो होता है फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस से कंडक्ट हो रहा है और फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस से फॉर्म हुआ है, ये जो फॉर्म हुआ है ये सेकंड पॉइंट है। खैर, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, और कि पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अभी तो अपन ने कंपनी के बिजनेस की बात कर ली, ठीक है, और कंपनी के फॉर्मेशन का भी थोड़ा सा देख लिया। अब जो पर्सन जो कंसर्न है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अब ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर जो पर्सन कंसर्न है और द मैनेजमेंट ऑफ एन अफेयर्स हैव बीन कनेक्टेड देयर विद बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस एंड अदर मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द कंपनी एंड टुवर्ड्स एनी ऑफ इट्स मेंबर। तो जो पर्सन कंसर्न है, जो कंसर्न पर्सन है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हैव इन कनेक्शन देयर विद बीन गिल्टी, वो जो कंसर्न पर्सन है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस एंड अदर मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द कंपनी, उन्होंने फ्रॉड किया है टुवर्ड्स द कंपनी एंड मेंबर और मेंबर ऑफ द कंपनी, और the members of the company have not been given all the information with respect to affairs which might reasonably expect, including information relating to calculation of commission payable to a manager or other director or the manager of the company। क्या बोला है, द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव नॉट गिवन, कि मेंबर ऑफ अ कंपनी को दी नहीं है सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द अफेयर्स विच दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट। अरे मेंबर्स ऑफ कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन दो, पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स विच दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू MD, अदर डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो अगर
मेंबर को आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी जो रीजनेबली हम एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, साथ ही साथ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल की इन्फॉर्मेशन जो कमीशन पे होता है मैनेजर को, एमडी को, ठीक है, मे पास एन ऑर्डर। अब ये जब 3 सर्कमस्टेंसेस अगर अट्रैक्ट हो रही है या सर्कमस्टेंस सजेस्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर पास हो सकता है, गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न, गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न दैट द अफेयर्स ऑफ कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न दैट द अफेयर्स ऑफ कंपनी ऑट टू हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर appointed by the central government, and where such order is passed, central government shall appoint one or more competent person to investigate into the affairs of the company in respect of such matters and to report thereupon in such manner as the central government may direct. तो सेंट्रल ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर कर सकता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न पार्टीज जो है उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, ठीक है, that the affairs of ठीक है, opportunity of being heard to the parties concerned that the affairs of company ought to be investigated by inspector or inspectors, affairs of company ought to be investigated by inspector or inspectors appointed by the central government, and where such order is passed, central government shall appoint one or more competent person, ठीक है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया कि पार्टीज कंसर्न को, और अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा वन और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन को टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी इन सच मैनर एंड टू रिपोर्ट देयर अपॉन इन सच मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। सो द क्रेडिटर ऑफ एंटीवाई लिमिटेड शुड बी गाइडेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन स्टेटेड अबव। तो क्रेडिटर को उसके हिसाब से गाइड करना पड़ेगा, मीन्स क्रेडिटर को एटलीस्ट इन 3 कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि या तो जो बिजनेस है वो इंटेंशन डिफ्रॉडेड टू क्रेडिटर मेंबर या अदर, बिजनेस कंडक्ट हो रहा है अनलॉफुल मैनर में, या बिजनेस फॉर्म हुआ है या कंपनी फॉर्म हुई है अनलॉफुल पर्पज से, पर्सन जो कंसर्न है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स वो फ्रॉडल एंड गिल्टी है फॉर फ्रॉडल एंड मिसफीसेस एंड अदर मिसकंडक्ट, एंड जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही जो हम रीजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो उस केस में जो है सजेस्ट करना, सेटिस्फाई करना पड़ता है, देन आप जो है ट्रिब्यूनल में इन्वेस्टिगेट। अब सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 214। अब ये बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर तो अपॉइंट कर देता है, पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्निश करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री में ही अपॉइंट कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर करता है एप्लीकेंट को टू गिव सिक्योरिटी, पर वो रिफंडेबल है। कल को इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन तो वो रिफंडेबल है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर करता है एप्लीकेंट को टू गिव सिक्योरिटी टू बियर द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर अपॉइंट होने से पहले बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकता है सिक्योरिटी। अब देखते हैं द बिजनेस ऑफ वीक फैब्रिकेशन। The business of Weave Fabrication Limited is conducted fraudulently and the management activities are not in interest of the company. बिजनेस जो हो रहा है वो फ्रॉड तरीके से हो रहा है और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फ्रॉड तरीके से हो रहा है और जो मैनेजमेंट भी है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है। अब पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, मतलब समझ जाना चाहिए कि द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर नंबरिंग 110 रिप्रेजेंटिंग 1/9 1/10 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर नंबरिंग 110 भी कंप्लाई हो गया क्योंकि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, 100 मेंबर तो हो गए हैं, साथ ही साथ होल्ड कर रहे हैं 1/9, तो ऐसे केस में दोनों चीज़ें कंप्लाई हो गई। Decided to approach to NCLT to carry out investigation into the company's affairs under the provisions of Companies Act. They seek your advice in the following matter. Whether group can make valid application, तो valid application तो कर ही सकता है 100 मेंबर और मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर, तो वो दोनों चीज़ें कंप्लाई कर ली है।
विच एवर इज़ लोअर होता है, विच एवर इज़ लोअर, अगर लोग इतने भी आ गए हैं एप्लीकेशन देने के लिए तो ठीक है, कंप्लाई हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है। अदर देन मेंबर कैन अदर पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन, तो हाँ, मेंबर के अलावा भी दूसरे लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर वो 4 कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन पे ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जैसे कि बिजनेस जो कंडक्ट हो रहा है इन डिफॉल्ट टू क्रिएटर मेंबर और अदर्स, और बिजनेस कंडक्ट हो रहा है फ्रॉडुलेंट मैनर में, अनलॉफुल मैनर में, या बिजनेस फॉर्म हुआ है इस मैनर में, जो पर्सन से जो कनेक्टेड विद द बिजनेस है, तो कंसर्न पर्सन है वो गिल्टी है फॉर फ्रॉड मिसफीजेंस, एंड जो मेंबर है उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, एक्सक्लूडिंग जो रीजनेबली हम एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर। तो आर द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, तो हाँ, एप्लीकेंट को सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से इसके प्रोविजंस को फटाफट देख लेते हैं कि सेक्शन 213 बोलता है कि एप्लीकेशन मेड बाय कम से कम 100 मेंबर नॉट लेस देन 100 मेंबर और या मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तो विच एवर इज लेस इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है तो, और इन केस कंपनी जो है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन ऑन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो कंपनी जिसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो उनको भी सेटिस्फाई कराना पड़ता है, तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन ऑन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर इन केस कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एप्लीकेंट हैव गुड रीजन फॉर सीकिंग एन ऑर्डर। तो एप्लीकेशन आप दे रहे हो तो शुड बी सपोर्टेड बाय सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, तो उसके साथ एविडेंस तो होना चाहिए दैट शो दैट इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी, शो दैट इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी into the affairs of a company, तो supported by such evidence as may be necessary for the purpose of showing that applicant have good reason, तो बाकायदा एविडेंस होना चाहिए जिससे शो हो रहा है कि यार एप्लीकेंट के पास एक तो सही रीजन है, इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर द अफेयर्स ऑफ कंपनी ought to have investigated, तो मे ऑर्डर दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ought to have been investigated by इंस्पेक्टर्स जो भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। Further investigation का order may also pass by the tribunal if on application made to it by any other person. Further अगर investigation की application किसी other person ने फाइल करी है not being a member और वो satisfy होता है that the circumstances suggesting that business of a company या जो company was formed for fraudulent purpose और या person जो concerned in the formation of company वो guilty of fraud misfeasance है या मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है, जिसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अफेयर्स विच दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट, जो उससे हम रीजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू एमडी, अदर डायरेक्टर, मैनेजर कंपनी, एंड अकॉर्डिंगली ग्रुप एज स्टेटेड वो कंसिस्ट मोर देन 100 मेंबर, एप्लीकेशन इनकी वैलिड है। पर्सन अदर देन शेयर होल्डर कैन ऑल्सो मेक एप्लीकेशन, जो भी अपन ने बात करी ही थी कि अदर देन पर्सन कैन अदर पर्सन मेक एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद हमने बात करी है कि एप्लीकेंट को फर्निश करनी पड़ती है सिक्योरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ 214 विच स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंस्पेक्टर, तो एप्लीकेंट को फर्निश करनी पड़ती है सिक्योरिटी एज 214 ने बताया है, जैसे वैसे ही सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ती है। विच स्टेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सच सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 25,000 तक मैक्सिमम फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस को बियर करने के रिस्पेक्ट में। और ये सिक्योरिटी और इनफैक्ट वो रिफंडेबल है अगर इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन। तो इस तरीके से हमने और बचे हुए 7 क्वेश्चंस भी ओवर करे हैं, एंड नेक्स्ट
जो वीडियो है सून आ जाएगा। एंड इस तरीके से हमारा और इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन और फर्दर आगे कंटिन्यू रहेंगे। नोट कीजिएगा, हमको 27 क्वेश्चन तक करना है और अभी अराउंड 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू।